Hello dear students, Vinay is here to welcome you in 12th class of UGC NET with a second for physical education। और जैसे कि हमने पहले ही मोस्ट ऑफ हिस्ट्री जो है वो कवर कर ली हैं। दिस इज द सेकंड सेकंड लास्ट हिस्ट्री बोल सकते हैं। जैसे कि अभी जो हिस्ट्री बची हुई है वो इंडियन हिस्ट्री बची है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उससे अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक हिस्ट्री जो बची हुई है वो बची हुई है लास्ट अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हम इन दोनों हिस्ट्रियों को कवर करेंगे। आज जो है हम जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जर्मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी लंबी है। अगर हम बेसिकली बात करें तो चार ऐसे टीचर्स बोल सकते हैं उनको, या फिलोसफर तो नहीं बोल सकते क्योंकि दे आर द स्किल्ड पर्सन। तो उनका काफ़ी अहम योगदान है और उनके योगदान के आसपास ये जो है जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी है वो घूमती रहती है। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री जर्मनी में। जर्मनी हैज द ग्रेट contribution in developing modern physical education in Europe because of being its centralized location. Because if you will go for the situated place of Germany, it's just located in the center of the Europe. So influence of Germany is spread all over the Europe, and you can watch it at every places. कहीं भी अगर आप जो सिस्टम की बात करेंगे या फिर कल्चर की बात करेंगे तो वहाँ आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ जर्मनी हल्का फुल्का मिल ही जाएगा, क्योंकि सेंट्रल से इसका आराम से स्प्रेडाइजेशन जो था वो आपको देखने को मिलता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जॉन वेस्ट्रो 1710 टू 1719, ये हम्बर्ग से इन्होंने शुरुआत की थी। द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी इनको बोला जाता है। ही ओपनड द नेचुरलिस्टिक स्कूल्स आल्सो फिलेंथ्रोपियम एट डेसो 1774। अब एक्चुअली है क्या, इसकी एक चीज और आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक मतलब एक और जो फिलोसफीज थी, जो फिलोसफी निकली, उन फिलोसफी में नेचुरलिस्टिक या नेचुरलिज्म जो था उसका इन्वेंशन किया था रूसो ने। और रूसो की फिलोसफी से ही ये इनकी जो आइडियोलॉजी है वो निकल के आई है। तो फिलोंथ्रोपियम एक स्कूल जो है वो ओपन किया गया था, और वो किस पे बेस्ड था? नेचुरलिस्टिक फिलोसफी पे बेस्ड था, नेचुरलिज्म पे बेस्ड था। और वो किससे ड्राइव था? वो फिलोसफी थी रूसो की फिलोसफी, जिससे ये ड्राइव था। तो फिलोंथ्रोपियम हैज इट्स वेरी फर्स्ट टीचर जे सिमोन, उस स्कूल के सबसे पहले टीचर थे। वेस्टो इंक्लूजन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स कैरिकुलम। तो जो बेस्डो हैं उन्होंने सबसे पहले जो कैरिकुलम के रूप में जो फिजिकल एजुकेशन था उसका स्थापन जो है वो जर्मनी में किया। जॉन क्रिस्टोफर गटमथ, इनका नाम आप खूब अच्छे से सुनेंगे और इनका जो योगदान रहा है वो काफी अहम योगदान रहा है जर्मनी की हिस्ट्री में। सपोज द ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक, इनको गटमथ भी बोला जाता है। तो आप मतलब कंफ्यूज ना हो, कभी कभी इनको मतलब अलग अलग नामों से अलग अलग जगह मतलब आपको लिखा हुआ इनका नाम मिल जाएगा। कहीं आपको जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक गटमथ आपको लिखा हुआ मिलेगा। इनका दूसरा नाम जो है कभी कभी इनको सीधा गटमथ भी लिख देते हैं, या फिर इसको गट और स्पेस अकमत ऐसे करके भी आपको ये मिलेगा। तो आप जो है इसको नाम को लेके वो कंफ्यूजन में नहीं पड़े। बारे टीचर इन education or physical education, especially in Germany, especially known for the roles of development of physical education. Gutmann introduced to the systematic physical exercises into the school curriculum, and he developed the basic principle of artistic gymnastics. Physical education के और ज़्यादा जो गटमथ का योगदान है उसको यहाँ हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर जर्मनी से आता है तो मोस्टली जो है वो गटमथ से रिलेटेड आता है। गटमथ वाज एंगेज एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। ऑर्डिनरी सब्जेक्ट जो है वो फिजिकल एजुकेशन को जो एक्सेप्टेंस मिली है जर्मनी में वो इन्हीं के द्वारा मिली। तो ऑर्डिनरी सब्जेक्ट के रूप में इसको एक्सेप्ट कराया इन्होंने। बट ही वोन हिज इंटरनेशनल reputation, founder of the pedagogical gymnastic, and when took responsibility for the gymnastic education at the school in 1786। तो 1786 से पहले इतना ज्यादा इनका क्रेज नहीं था। 1786 में जब इन्होंने जो पेडागोजीज है मतलब सिखाने के तरीकों पर ज्यादा जोर दिया, तो उसके बाद इनको काफी ज्यादा फेमस हुए
और इनकी चीज़ों को काफ़ी सराहा गया। His meticulously prepared a book, इन्होंने 2 बुक लिखी थी, जिसमें से एक बुक थी वो जिम्नास्टिक फॉर यूथ, ये पब्लिश हुई 1793 में। फर्स्ट बुक थी ये जिम्नास्टिक की, इसको रिवाइज्ड किया गया था 1804 में। The first 5 chapters of the book explains to the theories of child rearing and use of gymnastic and instruments for raising children. इन्होंने एज अप्रोप्रिएट डिजाइनिंग कर रखी थी कि कितने साल का बच्चा किस इंस्ट्रूमेंट के साथ किस तरह की एक्सरसाइज करेगा। तो ये जो है एक बड़ी बात थी उस समय पर। रिमेनिंग चैप्टर्स वर कंसर्न्ड विद द पेडागोजी। तो दूसरी जो बड़ी चीज थी इनकी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज किया जाएगा, दूसरी बड़ी चीज पेडागोजी ऑफ जिम्नास्टिक, किस तरीके से किसको सिखाया जाएगा, ये जो है बहुत बड़ी बात थी। डिवाइड इनटू द प्रॉपर जिम्नास्टिक एक्सरसाइज, वेरियस हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग गार्डनिंग एंड सोशल प्ले। मतलब जिम्नास्टिक को सीखना सिर्फ फिजिक्स को ही, फिजिक्स जो है बॉडी की उसी को हार्मोनाइज करना नहीं था, बल्कि उसको सोसाइटी में भी इनकॉर्पोरेट ऐसे करना था ताकि जो बच्चे हैं वो आपस में मिलें और उनकी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है, सोशल रीच है, सोशल डेवलपमेंट है, इंटरेक्शन विद द पीपल है, वो भी काफी अच्छा हो। सेकेंड बुक उन्होंने लिखी थी गेम्स के नाम से। इट हैज 105 इसमें रिक्रिएशन एक्टिविटीज दी गई थी, जिनको इन रिक्रिएशन एक्टिविटीज को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये काफी फनी हो, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो और ज्यादा जिम्नास्टिक को करने में बन जाए। ही बिलीव्स दैट ऑल द जिम्नास्टिक्स शुड टेक्स प्लेस आउटसाइड एंड 7-year-old child ought to be spent around hour a day, 10 hour a day, स्पेशली कम से कम 10 घंटे फिजिकल एक्टिविटी जो 7 साल का बच्चा है उसको करनी चाहिए फॉर पर्टिकुलर enhancement in the skills, getting the genius position in gymnastics. The book critical review of prevailing to the culture place in the German philosophy traditions of enlightenment, especially inspired by जैक जीन्स रूसो, जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि गटमत की जो मोस्टली जितनी भी चीजें थी वो इंस्पायर्ड थी रूसो की फिलोसफी से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि जो जर्मनी की जो जिम्नास्टिक है वो किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होनी चाहिए। तो वाइल द प्रैक्टिसिंग जिम्नास्टिक द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट शुड बी बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड मेडिसिन। दूसरा, द गेम्स वुड बी स्मॉल एंड रिक्रिएशन, स्विमिंग मस्ट बी द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब चाहे आप कोई सा भी गेम खेल रहे हैं, कोई सी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, बस स्विमिंग को उसमें जो है वो वरीयता इन्होंने दी, सो दैट कि ऑटोमेटिकली लोगों में जो क्लीननेस और हाइजीन का मसला है वो सॉल्व हो जाए। द स्टेट शुड बी कंट्रोलिंग बॉडी टू प्रमोट द फिजिकल स्टेटस ऑफ द जनरल पीपल बाय ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड ऑन प्रोग्राम। मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटी के प्रोग्राम है वो डायरेक्टली कंसर्न ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स रहें, स्टेट्स उसके प्रमोशन को और स्टेट्स उसके ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करे, जिससे कि वो रेगुलर इंटरवल पे बिना किसी ऑब्स्टेकल के होते रहें और लोगों में फिजिकल एक्टिविटी के प्रति और अपने हेल्थ के प्रति जो है वो सजगता बनी रहे। इम्प्रोविजन बट सोफिस्टिकेशन शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन फैसिलिटी प्लानिंग। मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब प्लानिंग को इतना अच्छी वरीयता नहीं दी, क्योंकि जो जिम्नास्टिक है वो इतना ज़्यादा इजी गेम नहीं है कि आप मतलब एवं ही करते चले जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर नहीं करेंगे तो आपको इंजरी के चांसेस हैं। तो उन्होंने इस पे काफ़ी जोर दिया कि जो सोफिस्टिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, सोफिस्टिकेशन ऑफ टीचिंग पेडागोजी और एग्जीक्यूशन है, सुपरविजन है, इन सब पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए। इनको सिर्फ एवे ही नहीं लिया जाए कि आप जस्ट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड द स्टूडेंट्स दे आर परफॉर्मिंग while you don't have much concerned about that whether they are doing it right or wrong way. So physical activity should be aimed all around development of the man along with pleasure, joy and fun. ऑल अराउंड डेवलपमेंट पे इन्होंने जोर दिया। और दूसरी चीज इन्होंने ये भी कहा कि जो गेम्स हैं वो प्लीजर, जॉयफुल और फन से लवरेज होने चाहिए, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट है और डूइंग बाय बिल का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बना रहे। द फीमेल पार्टिसिपेंट्स शुड बी एंगेज्ड ओनली इन लाइट जिम्नास्टिक एंड जर्मन इन ऑर्डर टू डेवलप द रेस मूवमेंट बाय बॉडी पॉइज एंड दे शुड अवॉइड द हैवी जिम्नास्टिक। इन्होंने एक चीज कही थी कि मतलब गर्ल्स के लिए
जो फिजिकल एक्टिविटी है वो शुरुआत में ऐसे हैवी फिजिकल एक्टिविटी वो परफॉर्म ना करें, वो पहले जनरल फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो लाइट फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं उनको परफॉर्म करें, उसके बाद में इफ दे हैव कैपेबिलिटी दे कैन गो फॉर द कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज। स्नोफेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय क्रिस्टोफर गोथिप स्लेजमैन, ये 1985 में बना था, ये जर्मन से रिलेटेड है, इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। द इंस्टीट्यूट बिकम द ओलंपिक क्रेडल ऑफ द आर्ट ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक। ठीक है, फेडरिक लुडविग जहान के बारे में अब हम देख लेते हैं। एड अ ग्रीकोस्टर, ये क्या था, ही वॉज अ टीचर इन बॉयज प्लमन बॉयज स्कूल, ये एक स्कूल था जिसमें ये टीचर थे। एक दूसरा और स्कूल था जो क्रू क्लोस्टर, वो भी इन्हीं के सुपरविजन में था। जॉन प्रमोटेड द यूज ऑफ पैरेलल बार्स का जो इंट्रोडक्शन जिम्नास्टिक में किया वो इन्होंने फेडरिक ने किया। रिंग्स जो आज हम देखते हैं उनका भी इंट्रोडक्शन इन्हीं के द्वारा हुआ। हाई बार भी इन्हीं ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया। दूसरी चीज ये थी जो सबसे बड़ी चीज जिम्नास्टिक में थी वो टनल पेज जो है वो रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इन्होंने दिया। उसके बाद से हम रेक्टेंगुलर जो प्ले ग्राउंड है उसका, अब ये डिपेंड करता है कि आप जूनियर खेल रहे हैं सब जूनियर खेल रहे हैं, उसके हिसाब से जो है वो प्ले ग्राउंड की लेंथ जो है वो लेंथ और विड्थ जो है वो चेंज होती रहती है, वरना जो आयताकार ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है वो लुडविग जहान ने दिया था। In the international competition, in the honor of memory of him, some gymnastic clubs called Trovenine took up his name, and the most well known these probably SSV जहान रोजिंगबर्ग, मतलब इनको टर्वेनियन के नाम से भी बोला जाता है और इनकी इच्छा भी थी कि लोग इनको टर्वेनियन के नाम से बुलाएं। एक यहाँ पे SSB जहान रोजबर्ग क्लब है जिन्होंने एक स्पेशल पवेलियन बनाई हुई है इनके इसी नाम से, ताकि उनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे सकें, ऑनर दे सकें। ही रोट ए बुक, जर्मन जिम्नास्टिक जो बुक थी वो भी लुडविग जहान ने लिखी है। द पीपल हु यूज जिम्नास्टिक फिजिकल कल्चर, इनसे जो भी लोग जुड़े हुए थे उस टाइम में टर्बेनियन मूवमेंट को इन्होंने एग्जीक्यूट किया था, और लोग जो है मोर देन 1000 पीपल जो है वो इनके मूवमेंट से जुड़े हुए थे, और उन सारे लोगों को इन्होंने टर्नर की नाम से बुलाया था। द क्वेश्चंस विद हिम वाज कॉन्स्पिरेसी ऑफ टर्बेनियन मूवमेंट का आरोप इन पे लगा, और बाद में इनको जेल में डाल दिया गया, और जेल से निकलने के बाद भी उनको अनुमति नहीं थी वहाँ रहने की, फिर उनको मतलब वनवास के लिए भेज दिया गया किसी दूसरे स्टेट्स में। कार्ल एडोल्फ स्पीसीज के बारे में हम देखेंगे। कार्ल एडोल्फ वाज the German gymnast and the educator who contribute to the development of the school gymnastic for the children's both sexes in Switzerland and Germany, मतलब चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों दोनों के लिए, और दो अलग अलग कंट्रियों में, स्विट्जरलैंड की बात करें या जर्मनी की बात करें तो इनमें दोनों में ही इनका योगदान काफी अच्छा है। ये रोट द सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एंड बिगिंस द मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर द स्कूल्स, इन्होंने मतलब सेट मैनुअल्स बना दिए कि ये चीज ये पर्टिकुलर ग्रुप में किसी भी जो एज ग्रुप है उसके बच्चे कौन कौन सी जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे, चाहे वो फंडामेंटल स्किल्स हों या फिर स्पेसिफिक स्किल्स हों। इन 1842 जिम्नास्टिक received the recognition as the part of education apparatus invented स्टेल बॉक्स एंड वोल्टिंग बॉक्स जो है ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, इनको आप याद रखिए, ये इन्होंने जो है ये इन्वेंट किए थे, और इनका जो यूज जो है वो कार्ल एडोल्फ ने ही शुरू किया था। E.T. गुस्टव हैज बीन नोन एज द फादर ऑफ प्लेग्राउंड मूवमेंट इन जर्मनी। उससे पहले प्लेग्राउंड मूवमेंट का ये नहीं था, बहुत ज़्यादा चलन इस टाइप का नहीं था कि मतलब प्लेग्राउंड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए, तो इसके बाद से प्लेग्राउंड मूवमेंट शुरू हुआ। E.T. गुस्टव ने इसका बीड़ा उठाया और बाद में इसको काफ़ी सफलता हासिल हुई। तो कार्ल डाइम को हम देख लेते हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है और ख़ास तौर पर ओलंपिक में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कार्ल डाइम बॉर्न इन 24 जून 1882 to 17th of December 1962 was the German sports administrator and the Secretary General of Organizing Committee of the Berlin Olympic Games. The chief organizer of 1936 Olympic, ये 1936 ओलंपिक्स की बात करें तो ये बर्लिन ओलंपिक था। आपको इसमें जो जर्मन नाजी मतलब
हिटलर का इनकॉर्पोरेशन भी आपको यहाँ से याद रहेगा थोड़ा सा। ही क्रिएटेड द ट्रेडिशन ऑफ द ओलंपिक टॉर्च व्हेन ऑर्गेनाइज्ड 1936 बिल्ड अप इवेंट्स एंड वाज एन इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरियन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो ये यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि 1936 के ओलंपिक से ओलंपिक टॉर्च रिले का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उससे पहले ओलंपिक टॉर्च जो आज हम देखते हैं, मसाल जो सारे कंट्रीज से घूमती हुई जाती है और लास्ट में जिस कंट्री में होना होता है, इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि जो ओलंपिक की टॉर्च होती है, मसाल जलती है, वो जलती है ग्रीस से, और ग्रीस से शुरू होती हुई जितने कंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ओलंपिक में, सारे कंट्रीज से होती हुई वो लास्ट में उस कंट्री में रखी जाती है जहां पे कि ओलंपिक आपका होने वाला है। दूसरी चीज है, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था इसका ऑर्डर क्या रहता है, तो इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये जो है कंट्री टू कंट्री मूव करती है और लास्ट में इसको जिस कंट्री में गेम हो रहे होते हैं वहीं पे रख दिया जाता है। दूसरा, अच्छा ओलंपिक की बात आई है तो एक बात और आप याद रखेंगे, ओलंपिक जब भी ना होता है तो ओलंपिक का नाम जो है सिटी के नाम पर रखा जाता है। जैसे बर्लिन ओलंपिक, तो बर्लिन कोई कंट्री नहीं है, बर्लिन कोई स्टेट नहीं है, बर्लिन इज ए सिटी इन जर्मनी। तो जो भी ओलंपिक होगा वो ओलंपिक हमेशा पर्टिकुलर सिटी के नाम पे रखा जाएगा, ना कि कंट्री, स्टेट और किसी इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोसाइटी, इन सब के बारे में नहीं होता, वो हमेशा सिटी के नाम पे रखा जाता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल कल्चर, ये जर्मनी में सिचुएटेड है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जर्मन स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो 1950 में बनी थी। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में, इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाली जो आपकी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज होगी वो उसमें सारे क्वेश्चंस हम जाए, चाहे वो टीजीटी के क्वेश्चंस पहले रहे हों या पीजीटी के क्वेश्चन हो, सेट और नेट के एग्जाम के क्वेश्चन रहे हों, उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप दे ऑल एक्सप्लेनेशन विल बी वेरी फिट एंड फाइन फॉर योर प्रिपरेशन एंड टू चेक योर प्रिपरेशन एज वेल एट द सेम टाइम। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच फिलोसफी डिड इन्फ्लुएंस टू द जर्मन फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट। वो कौन सी फिलोसफी है जिसने जर्मन फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट में काफी अहम योगदान दिया है। तो आपके ऑप्शन है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और ह्यूमनिज्म। अब आप इसमें से देखिए कि कौन से जो है मोस्ट फिलोसफीज ऐसी रही हैं जिनका बड़ा योगदान जर्मन जिम्नास्टिक को डेवलप करने में या जर्मन फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करने में रहा है। चलिए, तो अभी हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो फिलॉसफी थी वो किसकी फिलॉसफी थी, रूसो की फिलॉसफी थी। और रूसो की फिलॉसफी कौन सी है, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म को कुछ एनआर से याद रख सकते हो, नॉन रेजिडेंस, मतलब नेचुरलिज्म जस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू रूसो। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और मैं आपको दिखा देता हूँ, उस एक्सप्लेनेशन के बाद आई होप दैट आप क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि ये जो 4 आंसर आपको दिए हैं इनमें से कोई एक आंसर भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द फिलोसफी नेचुरलिज्म इज द आइडिया बिलीफ ओनली द नेचुरल लॉज एंड द फोर्सेस ऑपरेट इन द यूनिवर्स, adherence of the natural assets and the natural laws, only rules govern to the structure behavior of the natural worlds, and that changing universe is every stage the product of these laws। मतलब इस चीज से आप क्या समझते हैं, समझना सिर्फ ये है कि जो आपकी फिलोसफी है नेचुरलिज्म, ठीक है, वो नेचुरलिज्म बेसिकली उसको मटेरियलिस्टिक फिलोसफी भी बोला जाता है। मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन माइंड को इतनी वरीयता नहीं देती है ये फिलोसफी। ये फिलोसफी ये कहती है कि विदाउट नेचर के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट बोले या फिर मॉडिफिकेशन है, वो नहीं हो सकता। जितना अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा, चाहे वो माइंड के डेवलपमेंट की बात करें या फिर बॉडी के डेवलपमेंट की बात करें। तो ये जो है माइंड और बॉडी को उतनी ज़्यादा वरीयता नहीं देते हैं जितनी ज़्यादा कि नेचुरल एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को देते हैं इन रेफरेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको एक चीज और ध्यान रखें आप, ओल्डेस्ट फिलोसफी बेस्ड ऑन रियलिटी, ये रियलिज्म है। इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, कौन से, नेचुरलिज्म और ह्यूमनिज्म, क्योंकि नेचुरलिज्म एडवोकेट करती है किसको, ह्यूमनिज्म को। तो ह्यूमनिज्म नेचुरलिज्म का ही पार्ट है, तो इसमें नेचुरलिज्म और ह्यूमनिज्म दोनों जो है वो सही आंसर होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन मदर ऑफ ऑल जर्मन स्पोर्ट्स। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम सीधा सीधा। चलिए इसका आंसर करिए आप, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स और
कॉम्बेटिव्स। तो इसका सीधा सा कोई एक्सप्लेनेशन इसका कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जिम्नास्टिक जो है वो सारे गेम की जननी मानी जाती है, ठीक है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक लास्ट में मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी दूंगा जिस पे हो सकता है आपको अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, और जब तक आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट, एंड होप दैट कि उस क्वेश्चन को जब आप करेंगे, जब हम लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन में आपकी बहुत सारी थ्योरी जो है वो रिवाइज हो जाएंगी एक साथ ही। तो फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली किस पे बेस्ड है? सोशल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज, बायोलॉजिकल नेसेसिटीज एंड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। अब बताइए, फिजिकल एक्टिविटी सोशल एट्रीब्यूट से रिलेटेड, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज नहीं समझ में आता है बिल्कुल। अभी देखिए बायोलॉजिकल नेसेसिटी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जिंदा आदमी है और वो पूरे दिन एक जगह बैठा रहे, वो उसका कोई फिजिकली मूवमेंट नहीं हो, कांट पॉसिबल, ठीक है। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, फिलोसफी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? आपके माइंड से, माइंड से निकल के आती है या मटेरियलिस्टिक थिंग्स से निकल के आती है, तो इसका एकदम अलग ही है। तो यहाँ बायोलॉजिकल नेसेसिटी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। Sigmund Freud is known as the father of theory of motivation, theory of psychoanalysis, and theory of connectionalism and theory of parallelism. तो इसका सही आंसर जो है वो आप सब लोग जानते ही हैं, चाहे पैब्लो को आप पढ़ें, फिर उसके बाद में आप सिगमंड फ्रॉड को पढ़ें, तो सिगमंड क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इन सबको हम जो है जब आगे पढ़ेंगे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में हम सब इनका डिटेल वर्णन करेंगे। फिलहाल इनको थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से है। तो जो सिगमंड फ्रॉड है उन्होंने जो है वो किस पे बात करी? साइको एनालिसिस पे बात करी, तो इसका बी आंसर सही है। अभी हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। चलिए तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को देख लेते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आप मैं इनकी सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इनको पढ़िएगा और अच्छे से इनको समझने की कोशिश करिएगा, और नेक्स्ट जब हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे तो हम इन सबको और अच्छे से पढ़ेंगे। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है ये मोटिवेशन की थ्योरी है। हर्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है। एमसी क्लैन नीड थ्योरी, एमसी ग्रोजर पार्टिसिपेशन थ्योरी, आर्विक थ्योरी, आर्ग्रेश थ्योरी, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और पॉटर एंड लोलर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये सारी की सारी थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। अच्छा चलिए अब हम थ्योरीज ऑफ साइको एनालिटिक्स देख लेते हैं कि साइको एनालिटिक्स होती क्या है, ठीक है। तो साइको एनालिसिस इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड थेरेपेटिक मेथड्स which have their origin and the work of the theories Sigmund Freud. The primary assumption of the psychoanalysis is the belief that the people process unconscious thoughts, feeling, desire, and memories. Psychoanalytic theories divide the psyche into the functions, the ideas, unconsciousness, source of primitive sexual dependency and aggressive impulses. The superego, subconsciously, interjections, social mores, setting in understand, live by, और लास्ट में आता है इसमें ईगो, represents to the sense of the self meditate between the realm of relatives of moment and इमेजिनेशन। तो जो साइको एनालिसिस थ्योरी है, साइको एनालिटिक्स जिसको बोलें, तो साइको एनालिसिस जो है वो कई चीज़ों से मिलके बनती है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि आपके थॉट्स क्या हैं, फीलिंग क्या हैं, डिज़ायर क्या हैं, और उनकी प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही है, आप किस तरह से किसी चीज़ को सोचते हैं। तो अब उस चीज़ को सोचने, उसको करने, एग्जीक्यूशन में उन आपकी तीन चीज़ों को वो बेसिकली मेजर किया जाता है बहुत अच्छी तरह से, विद द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हो, सेट ऑफ क्वेश्चंस कह सकते हो, या सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हो। तो इनमें तीन चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट आइडिया, दूसरा सुपर ईगो और तीसरा ईगो, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब हम जाते हैं थ्योरी ऑफ कनेक्शनलिज्म की तरफ। थ्योरी ऑफ कनेक्शनलिज्म इज ऑल अबाउट द based to the principle of the active learning and the result of the work of American psychologist Edward Thorndike. थॉरनडाइक की बहुत सारी थ्योरीज हैं, कनेक्शनलिज्म भी उनमें से एक है। दिस वर्क लीड्स टू द थॉरनडाइक्स लॉज
और थॉरनडाइक्स के लॉज आई होप दैट आपने पढ़े होंगे, क्योंकि कोई भी फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट्स जनरल बेसिक बुक्स में भी इनके लॉज ऑफ इफेक्टिव लर्निंग जो है वो आपको मिल जाएंगे, चाहे लॉ ऑफ रिसेंसी हो गया, लॉ ऑफ लर्निंग जो है वो काफ़ी सारे दिए हुए हैं, लॉ ऑफ एक्टिवनेस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दीज लॉज लर्निंग इज अचीव्ड व्हेन द इंडिविजुअल इज एबल फॉर एसोसिएशंस बिटवीन द पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो एस आर जो बॉन्ड भी बोला जाता है, एस आर थ्योरी अगर आपसे बोलता है कोई या एस आर बॉन्ड बोलता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि एस आर जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात हो रही है, तो वो डायरेक्टली अगर थ्योरी से रिलेट करेगा तो वो ई एल थॉरनडाइक से relate होगा। In the philosophy of the mind, parallelism is dualist theory of the mind interaction with maintained and mental physical events run parallel courses of the existence but do not causally interact with one another. Parallelism is usually associated with the Gottfried Wilhelm Leibniz and 17th century German philosopher, scientist, and the mathematician who maintained the perfect correlation between the mind body was ensured by the creator at the beginning of the time, a pre-established harmony. अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्होंने ये कहा कि माइंड और बॉडी जो है पैरेललिज्म, माइंड और बॉडी का इंटरेक्शन जो है वो डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। ऐसा नहीं होगा कि माइंड का डेवलपमेंट होता रहे और बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो, बॉडी का डेवलपमेंट होता रहे और माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो। एट सम इंस्टांस कुछ पक्ष ऐसे हो सकते हैं जहां माइंड का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है और बॉडी का डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ, या बॉडी का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, माइंड का डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हुआ। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ का डेवलपमेंट या दूसरी चीज़ का डेवलपमेंट जो है वो होता रहे और हम दूसरे को कट ऑफ कर दें। तो ये जो है इनका डेवलपमेंट जो है वो पैरेलल होता है, चाहे हम जीन पियाजे की थ्योरी की बात करें या फिर हम बाइगोस्की की थ्योरी की बात करें। तो जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलिए अब हम कुछ की नोट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो जर्मनी के बारे में लास्ट में, फिर उसके बाद हम ये क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अगली जो है वो बची हुई चीज़ों को कवर करेंगे। द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द जर्मनी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। 18 to 19 सेंचुरी को जो वो बोला जाता था वहाँ पर मेडिवल पीरियड में बोला गया है इसको। मेडिवियल 19 सेंचुरी से लेके नाजी पीरियड तक दूसरे को डिवाइड किया है। फिर उसके बाद नाजी पीरियड 1933 से 1945 तक, और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड है वो, ठीक है। नेक्स्ट 18 से 19वीं जो सेंचुरी है उसको मेडिवियल पीरियड भी बोला जाता है। इस मेडिवियल पीरियड को फर्दर जो है वो 4 पार्टों में डिवाइड किया है, अलग अलग राइटर्स या अलग अलग फिजिकल एजुकेटर्स के टाइम पीरियड के हिसाब से। तो जॉन बर्नार्ड बेयरस्टो 1710 से 1790, जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक गथमत 1759 से लेके 1839 तक, फिर उसके बाद फेडरिक लुडविग जान 1778 से 1852, और कार्ल एडोल्फ स्पीसीज 3rd of February 1810 to 9th of May 1858. Nazi's period, later Nazi's period developed under the supervision of German Labor Front, and Reich sports medal provide outstanding sportsmanship। मतलब 5 पहले गेम हुआ करते थे, 4-5 गेम, और 4-5 गेम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसकी रहती थी उसको ये रीच स्पोर्ट्स मेडल दिया जाता था। तो ये सारी हिस्ट्री थी, वो हिस्ट्री थी जर्मनी के बारे में। तो हमने लगभग सारी हिस्ट्रियाँ कवर कर ली हैं। जल्दी आपको एलटी ग्रेड 2011 वाले पेपर से हम कोशिश करेंगे कि 11 वाले से शुरू करें, 11 फिर 14, और बाकी बचे हुए 3-4 ही पेपर हुए हैं। तो एलटी ग्रेड का चाहे वो टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, तो सबको मतलब बहुत जल्दी से हम कवर करेंगे, क्योंकि टीजीटी की वैकेंसी भी आ गई है। आई होप दैट आप लोग जल्दी से फॉर्म वॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ें आपको जल्दी से मिलती रहेंगी, डोंट वरी। आई होप दैट कि आपकी तैयारी खूब अच्छी चल रही हो और अच्छे से कीजिए। बाकी आपको जो एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया है टेलीग्राम पे, उसका ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है इसका जितना भी है वो मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते।